हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि हम शालेय संस्कृति एवं नेतृत्व शिक्षक विकास के वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं, जहां हम बात करेंगे इसमें इकाई 1 और 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। जी हाँ, हम इसके 3 भाग लेकर आएंगे। रिवीजन क्लास, ये जो रिवीजन क्लास है इसमें पहले इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर दिया है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ परिभाषा। इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर दबाइए। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए, इस पूरे विषय के वीडियो लेक्चर देखने के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने के लिए, गेस्ट पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, और अगर आप नोट्स चाहते हैं, डिटेल में नोट्स पढ़ के आप 90% तक लाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर ऊपर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं मैसेज करना है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से होता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन तंत्र को खड़ा करता है। जी हाँ, शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से होता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन तंत्र को खड़ा करता है। अर्थात शैक्षिक प्रशासन, यहां से देख लो मेन डेफिनेशन है, शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक कार्य में लीन कार्यकर्ताओं के प्रयास से समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिससे मनोवांछित गुणों पर खरे उतर सके, है ना। इस प्रकार से तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी भाई, ये डेफिनेशन हो गई शैक्षिक प्रशासन की। ठीक, यहाँ पर सीधा सीधा दिया है, शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक कार्य में लीन कार्यकर्ताओं के प्रयास में समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिससे मनोवांछित गुणों पर खरे उतर सके। शैक्षिक प्रशासन की मुख्य परिभाषा निम्नलिखित है। यानी अब ये तो परिभाषा होगी नॉर्मल, अब ये परिभाषा जो है अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार है। ठीक है, अब यहाँ पर आप परिभाषा देखो फॉक्स और रफनर का, कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। अब यहीं पर हेनरी फेयोल के अनुसार भी देख लो, अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों यानी कि नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से कई सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगी। तो ये बात होगी शैक्षिक प्रशासन की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि प्रधान अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व बतलाइए। जी हाँ, जो प्रधान अध्यापक यानी कि हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल, उनकी भूमिका बतलाइए। तो यहाँ पर देखिए भाई, उनका क्या भूमिका होता है, क्या जिम्मेदारी, पढ़ाने का काम तो वो नहीं करते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा, उनका काम शिक्षण देना नहीं है। प्रशासनिक भूमिका एवं दायित्व, जी हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, वो सरकारी काम का संभालेंगे, मैटर्स संभालेंगे ना, वो सब। प्रशासनिक दृष्टि से प्रधान अध्यापक के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। कौन से प्रमुख कार्य, देखिए यहाँ पर शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण, शिक्षक अगर सही से पढ़ा रहा है कि नहीं, उनको निर्देश देना, उन्हें प्रेरित करना वगैरह। छात्र जीवन से संबंधित विद्यालय की आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण करना, छात्र स्कूल में कैसा व्यवहार है, बाहर कैसा है, इस पर भी ध्यान रखना। शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में अपनाई जाने वाली विधियां, प्रविधियां, प्रवृत्तियों, शिक्षा दर्शन तथा सहायक सामग्री का निरीक्षण करना। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों एवं अंगों का निरीक्षण करके उनमें सुधार लाने का प्रयास करना। कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण समय समय पर करते रहना। विद्यालय के विभिन्न रजिस्टरों को देख रेख करते रहना तथा उन पर नियंत्रण रखना। छात्रावास का नियंत्रण करते रहना, है ना। विद्यालय में गठित की जाने पाठ्य सामग्री क्रियाओं का निरीक्षण करना। तो इतने सारे काम जो है उन्हीं का है। विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं पढ़ाना छोड़कर जितने भी कार्य होंगे स्कूलों में, उन सब पर नजर रखना, उन्हें संचालित करना, दिशा निर्देश देना, किसका काम है, इन्हीं का काम है। और साथ ही साथ शिक्षण व्यवस्था से संबंधित कोई जानकारी अगर इनका काम भी हो तो विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं, किन विषयों को पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, सब पे नजर रखना होता है। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से आता है कि प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक का क्या भूमिका होता है, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देख लीजिए भाई। अगला हमारा प्रश्न है शिक्षक अभिभावक संघ। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है, शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य बतलाइए। यानी कि टीचर पेरेंट कम्युनिटी होती है ना, टीचर पेरेंट। पहला तो भाई शिक्षकों का छात्रों के घर पर संपर्क है। छात्र कक्षा में तो 1 घंटा पढ़ रहा है, ये मैं देख पाऊंगा, लेकिन वो घर पर जाके अपने पढ़ रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो हमें उनके घर से यानी माता पिता से संपर्क करना होगा। दूसरा, अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क, भाई पेरेंट्स स्कूल में आ सकें। बहुत से ऐसे अभिभावक माँ बाप होते हैं जो बच्चों का एडमिशन तो करा देते हैं स्कूल में, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं रखते हैं। तो अभिभावक भी स्कूल में आकर शिक्षक से संपर्क कर सके, जिससे उनका विश्वास बढ़ता है, छात्रों में थोड़ा सा डर और भय, अनुशासन आता है पढ़ाई के प्रति, है ना, ये सब। तीसरा, शिक्षण कार्यक्रम और अभिभावक सहभागिता, शिक्षण में सिखाने में अभिभावक की भागीदारी, अभिभावक समूह में शिक्षक सहभागिता, पेरेंट्स के भी टीचर की सहभागिता, विभिन्न कौशलों के विकास में अभिभावक सहयोग, यानी छात्र किस विषय में ज़्यादा रुचि ले रहा है, किसमें उसका प्रतिभा, टैलेंट है, वो अभिभावक एवं
शिक्षक है दोनों आपस में जान सके ना। विद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति एवं प्रगति के लिए, है ना, ये सब कार्यों के लिए भाई उनकी जरूरत है। और रिपोर्ट कार्ड, व्यक्तिगत और औपचारिक पत्र व्यवहार, छात्रों की प्रगति रिपोर्ट, अध्यापक शिक्षक कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ जो है अगर ये जान पाए, यही ये सब इसके किसके दायित्व है, शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगला आगे बढ़ते हैं हम, सवाल देखिए। हाँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो यहाँ पर देख लीजिए। शालेय संस्कृति निर्माण में वार्षिक उत्सव की भूमिका क्या है, समझाइए। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, गेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो शालेय संस्कृति निर्माण में वार्षिक उत्सव क्या भूमिका है, तो भाई विद्यालय में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन के कई प्रयोजन माने गए, मतलब कई मकसद होते हैं। पहले तो शिक्षा पूरी करके छात्रों को प्रमाण पत्र आदि देकर विदा करना हो तो विद्यालय का प्रयोजन होता है। इसके अलावा वर्ष भर का लेखा जोखा व उपलब्धियों पर सामूहिक बातचीत हो जाए तो भी उसमें करते हैं ना, वो भी कार्यक्रम में होता है। उसके साथ वार्षिक उत्सव जो होता है वो विशेष रुचि तथा कलात्मक प्रतिभा रखने वाले को भी अपनी कलाएं रुचियां प्रदर्शित करने का अवसर भी प्राप्त होता है। कुछ छात्रों को नृत्य में रुचि होती है तो नृत्य करते हैं उस समय, है ना, कुछ गाना गीत गाने में, तो इस तरह से बच्चों की भी जो प्रतिभाएं बाहर निखर कर आती हैं। तो वार्षिक उत्सव तो होना चाहिए। कई प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे नाटक, नृत्य, निबंध, वाद विवाद, रंगोली, कविता, चित्रकला, पोस्टर, स्लोगन आदि, ये सब छात्र शायद शामिल होते हैं। उनमें अच्छे रुचि प्रतिभा का क्या होता है, पहचान होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इकाई 1 के। अब हम बढ़ेंगे इकाई 2 की तरफ। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इकाई 2 की। तो इकाई 2 का जो प्रश्न है पहले देखिए, शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। और इकाई 2 की बात करूँ तो भाई इसमें 15 अंक आवंटित है। जी हाँ, कितने अंक आवंटित है इस पर, 15 अंक, 15 मार्क्स मिलेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से 3 MCQ हैं, 3 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 3 है। साथ ही साथ यहाँ से आपको मिलेगा भाई 2 नंबर के 2 प्रश्न, ठीक, और 3 नंबर का 1 प्रश्न, और साथ ही साथ 5 नंबर का भी 1 प्रश्न मिलेगा, है ना। तो यहाँ से बस हुए 5, 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से 15 अंक जो है यहाँ पर हासिल हो जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। इस शाला की प्रभावशीलता समझाते उसका आंकलन कीजिए। शाला की प्रभावशीलता मतलब क्या होता है, देख लीजिए। शाला की प्रभावशीलता को 2 लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। एक है प्रो SK दुबे और दूसरी जो है हमारी श्रीमती RK शर्मा। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, नाम प्रो S दुबे और श्रीमती RK शर्मा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने शाला प्रभावशीलता को कैसे समझाया, देखिए। विद्यालय की प्रभावशीलता से आशय विद्यालयी सार्थक क्रियाओं के सार्थक परिणामों से है, जो कि सर्वोत्तम विद्यालय प्रबंधन, संगठन, प्रशासन एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन के द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। ये प्रो S दुबे जी का कथन है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीमती RK शर्मा के कथन का, जिसमें सर्वोत्तम विद्यालय प्रशासन, प्रबंधन, संगठन एवं समन्वय के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, उसे शालेय प्रभावशीलता कहते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, है ना, ये 2 आपको कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 2 चीजें इन दोनों में। तो याद रखिए, शाला प्रभावशीलता का मतलब है छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। क्या किया जा सके, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ये 2 चीजें आप कॉमन देखेंगे इन दोनों में। तो यही शाला प्रभावशीलता का क्या है, मतलब है भाई, कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए भाई, अगला प्रश्न हम देखते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ, विशेषताएं एवं उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ भी प्रो SK दुबे ने समावेशी शिक्षा के बारे में बताया है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले देख लीजिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। समावेशी शिक्षा का संबंध जो है उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है जिसमें सामान्य छात्र एवं अक्षम छात्र एक ही कक्षा में एक दूसरे को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट में आपको बताऊं छोटे से में, तो ऐसी कक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य छात्र या और विशिष्ट, यानी कि हो सकता है वो विकलांग हो, मंदबुद्धि हो या प्रतिभाशाली हो, ऐसे छात्र मिलकर एक जगह पर पढ़ पाएं। यानी अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं वाले अलग अलग प्रकार के छात्र हैं, एक जगह बैठकर, एक कक्षा में बैठकर पढ़ सकें और ज्ञान हासिल कर सके। इसी को क्या नाम दिया गया भाई, इसी को समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखें ना, ये है समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन। बात करते हैं आगे चल के, चलिए देखते हैं इसी में प्रो S दुबे ने क्या बोला है। तो प्रो S दुबे के हिसाब से समावेशी शिक्षा का ऐसा उच्च शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा सामुदायिक, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये प्रो S दुबे के हिसाब से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होगा भाई, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, विद्यालय की प्रभावशीलता की विशेषताएं, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या है, विद्यालय की प्रभावशीलता विशेषताएं लिखी है ना। उत्तर में क्या लिखा है, विद्यालय की प्रभावशीलता की विशेषताएं में लिखी थी। पहला,
कि ये व्यापक क्षेत्र है। प्रभावशीलता मतलब व्यापक क्षेत्र है। विद्यालय की प्रभावशीलता भाई सर्वोत्तम प्रबंधन में आती है, सर्वोत्तम संगठन में आती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आती है, सांस्कृतिक उपयोगिता है, सामुदायिक उपयोगिता है, वर्तमान उपयोगिता है, सर्वांगीण विकास छात्रों का, आशावादी दृष्टिकोण, सार्थक परिणाम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब जो है विद्यालय की प्रभावशीलता यानी जितना भी अच्छा चीज हो सकता है एक बालक के लिए, एक छात्र के लिए, वो सब कुछ इसमें डाला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें से इसी प्रकार से लिखिएगा बनाकर सब कुछ, तभी आपको सही सही पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, जी हाँ, तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए भाई, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा का बतलाइए, है ना। तो भाई ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, यानी शिक्षक जो है समावेशी शिक्षा में क्या क्या करेंगे। पहला, प्रशिक्षु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे, यानी जिनको सिखाया जाएगा, मध्य प्रदेश में शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलती है, सीखने के बाद वो क्या करते हैं, जो विशेष आवश्यकता के बच्चे होंगे उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सामान्य विद्यालय में अध्यापक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की पहचान कर उनकी उचित देखरेख का निर्देशन कर सकेंगे। कक्षा में पहचाने कौन सा बालक जो है पिछड़ा हुआ है, कौन सा बालक जो है पिछड़ा नहीं है, उस पर ध्यान देंगे ज़्यादा। और समावेशी शिक्षा द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं की विवेचना कर समाधान कर सकेंगे, है ना। तो ये सारे फायदे हैं उनका, है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक, तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है, रिवीजन क्लास होगी आपकी इकाई 1 और इकाई 2 की। जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज ही वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जिसमें आप बाकी के 3 यूनिट्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के रिवीजन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।